हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चों, एज यू नो, व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। वी हैव डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल है। और यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एज द रिएक्शन प्रोसीड्स देयर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चों, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखो, आपकी फर्स्ट 6 आवर्स में, यहाँ पर टाइम हमने आवर्स में लिखा है, कि जो फर्स्ट 6 आवर्स हैं उनमें जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है दैट इज 0.5 मोल पर लीटर, और जो लास्ट के 6 आवर्स हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द रिएक्शन द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ओनली 0.062 मोल पर लीटर। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों कि जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? ये आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉन यूनिफॉर्म। और इसे हम शो करते हैं इस तरह के ग्राफ से कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डिक्रीज का ग्राफ होगा विद टाइम वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और बच्चों, यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों रेट पर भी इफेक्ट आएगा, यानी कि रेट भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखो, आप जो स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 आवर्स में जो रेट है हमारे पास, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो क्या है, इट इज 0.08 मोल पर लीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हो चुका है वहां पर, 0.08 मोल पर लीटर। तो बच्चों, अगर आप यही रेट देखोगे टुवर्ड्स एंड ऑफ द रिएक्शन तो आपको क्या नजर आएगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। कितना है हमारे पास रेट, अप्रोक्सीमेटली 0.01 मोल पर लीटर पर आवर, यानी कि पर आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.01 मोल पर लीटर। तो बच्चों, आपने देखा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ है वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट आपने याद रखना है। इस डिस्कशन से हमें पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर इज द रिएक्टेंट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाई है तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। तो बच्चों, आज की डिस्कशन का जो बेस है हमारा वो यही है। आपने याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन आया है हमारे पास, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चों, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम लिख सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन एज वेल एज यूजिंग रेट लॉ। तो बच्चों, यहाँ से हमें 2 एक्सप्रेशंस मिल सकती हैं। एक एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो यूजिंग रेट लॉ। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। जो भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन लिखोगे यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बच्चों वो जो एक्सप्रेशन या रिलेशन होगा दैट विल बी थ्योरेटिकल इन नेचर, तो उसकी कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होगी। आप क्या देखोगे, सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखोगे और वहां से आप क्या लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन बच्चों, जो एक्सप्रेशन या रिलेशन आप लिखोगे यूजिंग रेट लॉ वो होगा एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। क्लियर? वो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन होगी, यानी कि वहां पर आपको एक्सपेरिमेंटली चेक करना होगा रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तभी आप लिख पाओगे द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम रेट लॉ। क्लियर? तो बच्चों, यही है मेन डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन,
क्या डिफरेंस है बच्चों कि जो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जो भी रिलेशन आप लिखोगे बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, वो क्या होगा, वो थ्योरेटिकल होगा। लेकिन जब आप लिखोगे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यूजिंग रेट लॉ, वो जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। In simple words, we can say law of mass action is theoretical concept, whereas rate law or rate equation is experimental concept. तो बच्चों पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो चलिए बच्चों पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वेग in 1867. Now let us define law of mass action. It states that at a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to what? Product of molar concentration of reactants with each term raised to the power its stoichiometric coefficient. तो बच्चों अगर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हमें रिलेशन मिलेगा, अगर हमें लिखना हो इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास रिएक्टेंट ए एंड बी और जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हैं दे आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आपको पता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हमें रेट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर है हमारे पास रिएक्टेंट ए एंड बी, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से, और प्रोडक्ट का मीनिंग होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने विद ईच टर्म रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और आपको पता है कि ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हमारे पास स्मॉल ए, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल बी। तो ए की पावर लिख सकते हैं हम स्मॉल ए एंड बी की पावर लिख सकते हैं स्मॉल बी। तो यहाँ से हम रेट लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू के, k is a constant into a raised to power a, b raised to power b. So this is how you write the mathematical expression to show the relation between rate of the reaction and molar concentration of reactant. Clear? तो यहाँ से क्या है हमारे पास rate is equal to k into a raised to power a into b raised to power b. तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास k है it is called rate constant. क्लियर? इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को बच्चों हम इन डिटेल्स स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जो रेट कांस्टेंट है इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज़ यूज्ड इन लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें क्या मिलेगा? लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी विच विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों सिंपली आपने क्या करना है, जब भी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी हो या रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना हो तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने क्या चेक करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से जो रिएक्टेंट होंगे, क्लियर, रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उनको मल्टीप्लाई करना है और जो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे उनको आपने यहाँ पर रेज टू पावर लिख देना है। Clear? In this way you will get the rate of the reaction in terms of concentration of reactant using law of mass action. तो बच्चों अभी हमने डिस्कशन की थी कि जो law of mass action है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसको लिखने के लिए कोई भी आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए जहाँ से आपको पता चलना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम इसकी लिमिटेशन को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस सी द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन यूजिंग दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ और वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है नाइट्राइल फ्लोराइड की। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्टेंट है दैट इज NO2, उसकी कंसंट्रेशन, उसका प्रोडक्ट लिखना होगा विद अनदर रिएक्टेंट विच इज F2, और यहाँ पर हमें रेज टू पावर लिखना होगा इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पर है बच्चों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पर है कोएफिशिएंट 1। तो NO2 रेज टू पावर 2 होगा और F2 का रेज टू पावर 1 होगा। सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन बच्चों ये जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन बच्चों जब सेम रिएक्शन का
हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक किया और वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड किया, तो जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह का था, रेट इज इक्वल टू के NO2 रेज टू पावर 1 इंटू F2 रेज टू पावर 1। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है। व्हाई दिस डिफरेंस? बिकॉज जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ किया तो हमने वहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं यूज़ किया, लेकिन बच्चों जब हमने एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन में हमने रिलेशन देखा तो वहाँ से हमें ये रिलेशन मिला। तो बच्चों यही था हमारे पास लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जो आपको मैं कन्वे करना चाहता था मेन पॉइंट वो यही है कि जब भी आपने कोई रिएक्शन देखनी है तो वहाँ से जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे या जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो ज़रूरी नहीं है वो सभी रिएक्टेंट उस रेट को इन्फ्लुएंस करें। देर आर नंबर ऑफ केसेस बच्चों कि जहाँ पर रेट है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? तो यही मैं आपको पॉइंट कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी आपने कोई रिएक्शन देखनी है उसमें जो भी रिएक्टेंट होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी रिएक्टेंट वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करें। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि F2 रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, NO2 रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन NO2 की पावर में जो है वो 1 है, वो 2 नहीं है। तो बच्चों टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड टू एक्सप्रेस एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास जो दूसरा मेथड है या दूसरी एक्सप्रेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्लियर? तो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों जो भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो जो एक्सप्रेशन होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं रेट लॉ। नाउ लेट अस डिस्कस रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो बच्चों इट कैन बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ those reacting species which actually influence the rate of a reaction। तो बच्चों रेट इक्वेशन में हम वही रिएक्टिंग स्पीशीज को कंसिडर करेंगे जो एक्चुअल में विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसका मीनिंग है जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करेंगी रेट ऑफ द रिएक्शन को। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हम वही रिएक्टिंग स्पीशीज को कंसिडर करेंगे जो एक्सपेरिमेंटली भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। और बच्चों जो सेकेंड आपने पॉइंट नोट करना है वो ये है, द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड टू सम पावर्स विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मीनिंग है कि जो रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि उस रेट एक्सप्रेशन में भी यूज हो। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको पता है कि इस एग्जांपल में NO2 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है और F2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो बच्चों इस तरह जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसे हम कैसे लिख पाएंगे, वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर आपको पता है कि यहाँ पर 1 है और F2 की जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी 1 है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर्स में नहीं यूज हुए हैं, कुछ और नंबर यूज हुए हैं। तो बच्चों ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होने हैं और कहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज होने? अगेन दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंटल डाटा। क्लियर? तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ द रिएक्शन वी कैन प्रपोज अ मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। क्लियर? आपको पता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल है उससे हम क्या करेंगे, वी कैन प्रपोज अ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जिससे बच्चों हम लिख सकते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो बच्चों जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास रेट लॉ या रेट इक्वेशन है इट गिव्स द एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसे लिखने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल होना चाहिए ऑफ द रिएक्शन। और अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास रिएक्शन का प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, उससे भी हम लिख सकते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। बच्चों तो इस वीडियो के जो नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इजीली पता चल जाएगा द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, और आप इजीली सीख जाओगे कि मैकेनिज्म की हेल्प से आप कैसे एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों इन केमिकल काइनेटिक्स वी कैन क्लासिफाई द रिएक्शंस एज
simple reactions and complex reactions. Now let us see what are simple reactions. The reactions which are completed in single step are called single step reactions. बहुत ही easy है बच्चों अंडरस्टैंड करना. जो reactions वन स्टेप में हो रही हैं यानी कि जिनको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ सिंगल स्टेप या वन स्टेप ही चाहिए, दोज आर द सिंगल स्टेप रिएक्शंस और सिंपल रिएक्शंस. और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तो देखो बच्चों, द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 2 or more consecutive steps are called complex reactions. इस तरह की reactions में क्या होगा, 2 or more steps की requirement होगी हमें reaction को complete करने के लिए. क्लियर? तो बच्चों अगर हम बात करें सिंगल स्टेप रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस की तो वहां पर क्या होगा बच्चों, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो वो कोलाइड करेंगे, वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे विच विल चेंज इनटू प्रोडक्ट. और ये सभी कुछ कितने स्टेप्स में हो रहा है, वन स्टेप में हो रहा है. तो बच्चों क्योंकि ये सभी कुछ वन स्टेप में हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे वो सभी इन्फ्लुएंस करेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन को. इसकी वजह से हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो यहाँ पर रेट लॉ होगा या रेट इक्वेशन होगी जो कि हमें एक्सपेरिमेंटल रेट बताएगी, तो उसे हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के SO2 Cl2 पावर कितनी आएगी यहाँ पर 1. तो बच्चों इस तरह की रिएक्शंस जहां पर हमें पता हो कि वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है या एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वहां पर बच्चों जितने भी रिएक्टेंट होंगे दे विल अपीयर इन द रेट इक्वेशन. और मोरोवर आपने याद रखना है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो सेम टू सेम इसकी पावर में आएगा. यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पर पावर में भी कितना आया, 1 आया. क्लियर? और इस तरह की रिएक्शंस के लिए बच्चों एक और बात ध्यान रखनी है कि चाहे आप रेट एक्सप्रेशन लिख लो या रेट इक्वेशन लिख लो, चाहे आप लिख लो लॉ ऑफ मास एक्शन. क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिख सकते हैं, वो दोनों एक्सप्रेशंस क्या होंगी, सेम होंगी. क्लियर? तो इस केस में यानी कि सिंपल रिएक्शंस में या सिंगल स्टेप रिएक्शंस में लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन और रेट लॉ की इक्वेशन दोनों सेम होंगी. फर्स्ट बात आपने याद रखनी है. दूसरी बात बच्चों आपने याद रखनी है कि इस तरह की इक्वेशंस में जो भी हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो इस इक्वेशन की पावर में आएगा ही आएगा. लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की यानी कि उस तरह की रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. वहाँ पर जो हमारे पास प्रपोज्ड मैकेनिज्म होगा या एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा उसी को यूज़ करके हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं. और यहाँ पर आपने बच्चों याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होगा इस तरह की रिएक्शंस के लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम द रेट लॉ. क्लियर? ये 2 बातों का आपने ध्यान रखना है. Now let us see how a complex reaction is completed. For example, we have R is forming P. तो बच्चों क्या होगा, R है जो वो पहले बनाएगा, सपोज कर लेते हैं कि वो बना रहा है हमारे पास इंटरमीडिएट, IN से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट है वो बनाएगा हमारे पास प्रोडक्ट. तो ये हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी है जहां पर हमने कितने स्टेप्स शो किए हैं, 2 स्टेप्स. दिस इज द स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज द स्टेप नंबर 2. तो बच्चों जो इस तरह की रिएक्शंस होंगी उनमें हमें पता करना होगा स्लो स्टेप. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव होगा वो फाइंड करना होगा हमें स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. यहाँ पर बच्चों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो स्लो स्टेप होता है इट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. इसको हम RDS भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे उनमें से जो भी स्टेप स्लो होगा वही बच्चों इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, और उसके ही रिएक्टेंट बच्चों लिखे जाएंगे रेट इक्वेशन में, और वही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन होगी. तो बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. तो बच्चों इस रिएक्शन की हम एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म यूजिंग द स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. तो बच्चों अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ. दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज रिएक्शन बिटवीन NO2 and F2 and there is formation of beta NO2F plus F. This is the nascent fluorine. And in the second step there is reaction between NO2 and F which is the nascent fluorine. तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा NO2F. तो बच्चों ये है हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इट इज द स्लो स्टेप. ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटल डाटा से कि दिस इज द स्लो स्टेप, और जो हमारे पास सेकंड स्टेप है दिस इज द फास्ट स्टेप. और जब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे
तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से F जो नेसेंट फ्लोरीन है वो कैंसिल हो जाएगा और ये NO2 प्लस NO2 ये बन जाएंगे 2NO2 प्लस F2 एंड दे विल गिव यू 2NO2F। तो बच्चों देखा आपने, ये जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हमने कंप्लीट किया 2 स्टेप्स में, और जो हमारे पास बाद में ओवरऑल रिएक्शन मिली इट इज़ द सेम रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि इस रिएक्शन का हमने स्लो स्टेप देखना था। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप ये आपने लिखना है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्लियर? सो इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड RDS। RDS इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और बच्चों मैकेनिज्म के दौरान जो हमारा फास्ट स्टेप होगा उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप। जो भी हमारे पास स्लो स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म का, उसमें जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे बच्चों वो आपकी रेट एक्सप्रेशन में आएंगे, और वही हमारे पास जो रेट लॉ होगा एंड दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के। स्लो स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट आ रहे हैं बच्चों? NO2, F2 की पावर कितनी आएगी? वो भी 1 आएगी। तो बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है हमारे पास पावर में 1 और इसकी पावर में भी 1 है, और जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो था 2। तो बच्चों आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमने 2 की बजाय 1 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर बच्चों जो मैकेनिज्म का स्लो स्टेप था उसकी अगर हम स्टोइचियोमेट्री चेक करें तो NO2 की स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसी वजह से हमने यहाँ पर NO2 रेज़ टू पावर 1 लिखा है और F2 रेज़ टू पावर 1 लिखा है। तो बच्चों देखा आपने कि वाई दिस इज एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप था, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे वही हमने अपनी रेट इक्वेशन में लिखे हैं, और ये बिल्कुल भी सेम नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन के। तो एक बात बच्चों आपने और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है इसमें जो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 है दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स, और दीज आर द एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑफ द मैकेनिज्म। क्लियर? तो बच्चों आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हम कैसे लिख सकते हैं रेट लॉ विच इज द एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस, एंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस। एक क्वेश्चन आपके सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो हमारे पास स्लो स्टेप है, व्हाई इट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप में ऐसा क्या खास बात है कि इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, और जो सारे का सारा रेट ऑफ द रिएक्शन है इसी पर हम बेस क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों चलिए एक्सप्लेन करते हैं व्हाई स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो बच्चों स्लो स्टेप की इंपॉर्टेंस को एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां पर प्रोडक्शन होती है पेन्स की, यानी कि पेन बनाए जाते हैं। और बच्चों ये जो हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए है वहां पर बन रहे हैं बच्चों रिफिल, पेन के लिए रिफिल, और जो पार्ट बी है यानी कि यूनिट बी है इस इंडस्ट्री का, वहां पर बन रहा है बच्चों बॉडी ऑफ द पेन, यानी कि जो आउटर प्लास्टिक बॉडी है पेन की वो बन रही है। और सपोज कर लेते हैं बच्चों कि जो यूनिट ए है वो रिफिल बना रहा है 50 रिफिल्स पर डे, और जो हमारा यूनिट बी है वो पेन की आउटर बॉडी बना रहा है, सपोज कर लेते हैं कि वो 100 आउटर बॉडीज बनाता है पेन्स की पर डे। तो यहाँ पर एक दिन में कितने पेन बनेंगे कंप्लीट? 50 पेन्स पर डे। और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? क्या हम रिफिल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे या आउटर बॉडी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे? यस, सभी बता सकते हैं, सभी गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें रिफिल की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी। अगर हम यहाँ पर 100 रिफिल बना दें बच्चों पर डे, और यहाँ पर आउटर बॉडी तो 100 बन ही रही है पर डे, तो कितने पेन कंप्लीटली बन सकते हैं? कंप्लीट पेन बन सकते हैं यहाँ पर 100 पर डे। तो बच्चों इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि अगर आप किसी प्रोसेस की ओवरऑल स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहां पर हमें कहां पर ध्यान देना होगा? यस, स्लो स्टेप पे ध्यान देना होगा, यानी कि स्लो स्टेप क्या है? वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इस एग्जांपल में अगर हम पेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यूनिट बी की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, हम किसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे? जिसकी प्रोडक्शन स्लो है। क्लियर? अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो हमारा जो ओवरऑल रेट है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा।
यही कंसेप्ट बच्चों आपने रिएक्शंस में लगाना है। वहां पर आपने क्या देखना है, मैकेनिज्म का स्लो स्टेप देखना है। अगर आपको मैकेनिज्म का स्लो स्टेप पता है तो आप वहां से क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हो। क्लियर। तो बच्चों यही यूज है केमिकल काइनेटिक्स का, कि अगर आपको किसी रिएक्शन के केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पता है या उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हो, और वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से रिएक्टेंट ऐसे हैं जो बच्चों रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्लियर। तो बच्चों एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको स्लो स्टेप के बारे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम स्लो स्टेप की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिले रेस। तो आपने सुना होगा बच्चों अबाउट रिले रेस। यहाँ पर क्या है, हमारे पास देयर आर 4 प्लेयर्स, उनके नाम है ए, बी, सी एंड डी। तो बच्चों रिले रेस में क्या है, हमारे पास जो टोटल रेस है वो 4 लेग्स में कंप्लीट हो रही है, पोर्शन 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि जो प्लेयर ए है उसको भागना पड़ेगा फ्रॉम पी टू क्यू, एंड सिमिलरली बी को क्यू टू आर, एंड सी को आर टू एस, सिमिलरली एस टू पी। और यहाँ पर बच्चों हमने सपोज किया है कि जो हर एक प्लेयर है वो कितना टाइम ले रहा है। जो हमारे पास प्लेयर ए है वो कंप्लीट करेगा अपना जो पोर्शन 15 सेकंड में, बी कंप्लीट कर रहा है 14 सेकंड में, सी कंप्लीट कर रहा है 22 सेकंड्स में, और डी कंप्लीट कर रहा है अगेन 14 सेकंड्स में। तो बच्चों यहाँ पर टोटल जो रेस है वो कंप्लीट होएगी बाय दिस टीम इन 65 सेकंड्स। लेकिन बच्चों इस टीम ने अगर अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, यानी कि 65 सेकंड से इनको जो अपना टाइम है टू कंप्लीट द रेस, सपोज करो कि 60 सेकंड या उससे कम लेके आना है, तो किसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या प्लेयर ए को मेहनत करनी पड़ेगी, बी को, सी को या डी को? यस, आप गेस कर सकते हो कि ये जो हमारे पास 3 प्लेयर हैं ए, बी एंड डी, ये तो ऑलरेडी काफी फास्ट है, ये जो अपना पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, वो है प्लेयर सी की प्रॉब्लम है। तो बच्चों जब तक ये प्लेयर सी तेज नहीं भागेगा, ये जो यहाँ पर टोटल टाइम है टू कंप्लीट द रेस वो कम नहीं हो सकता। यानी कि टोटल रेस को जल्दी खत्म करने के लिए किसको तेज भागना पड़ेगा? यस, सी को तेज भागना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर जो स्लो स्टेप है, यानी कि जो स्लो प्लेयर है विच इज सी, वही डिसाइड कर रहा है कि कितने टाइम में ये रेस कंप्लीट होगी। बच्चों यही कॉन्सेप्ट हमने अब केमिस्ट्री में लगाना है, रिएक्शन में। यही आप सोच लो कि ये जो ए, बी, सी, डी है ये प्लेयर नहीं है, ये किसी रिएक्शन के स्टेप हैं। तो रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, कौन डिसाइड करेगा कि जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी? वो डिसाइड करेगा स्टेप सी। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन टेल दैट स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है कि कब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो बच्चों अगर हम किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कहाँ अपना फोकस रखना होगा? फास्ट स्टेप पे नहीं रखना होगा, कहाँ पर रखना होगा बच्चों? यस, स्लो स्टेप पे। तो बच्चों मेरा ख्याल है कि आपको स्लो स्टेप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो बच्चों लेट अस ट्राई टू राइट द रेट लॉ इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है फॉर दीज 2 रिएक्शंस। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होगा बच्चों, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द रेट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के H2 रेज टू पावर 1 I2 रेज टू पावर 1। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू राइट द एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन या रेट लॉ। और जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वहां पर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो जो हमारे पास रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस तरह की रिएक्शन के लिए बच्चों आपको क्या देखना होगा? स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फास्ट स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू के। तो स्लो स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट है? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है N2O5, और उसकी रेज टू पावर कितनी होगी? 1 होगी। Clear. So this is how you write the rate equation, which is also called rate expression or rate law equation for a reaction. Clear. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है वहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ पर जो पावर लिखी है हमने वो पावर हमने 1 लिखी है। अब आपको इसका रीज़न पता चल गया है कि क्यों हमने पावर 1 लिखी है, बिकॉज हम यहाँ पर उतने ही रिएक्टेंट या वही रिएक्टेंट शो करते हैं जो स्लो स्टेप में होते हैं। बिकॉज हमने सीख लिया है, क्या सीखा है बच्चों आपने, कि जो स्लो स्टेप है दैट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो बच्चों आपने यह देखा कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है इन विच ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट, तो बच्चों अगर हमने इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन लिखनी है यानी कि रेट लॉ लिखना है, तो हम कैसे लिख पाएंगे? यस, वी हैव टू नो द मैकेनिज्म एंड देन वी हैव टू नो द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों अगर हमारे पास प्रपोज्ड मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता है कि रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सा है या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो बच्चों वहाँ पर हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? अगर हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पता हो तो ऑर्डर की हेल्प के साथ हम लिख सकते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर बच्चों, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and we will classify chemical reactions on the basis of order of the reaction, and with the help of order of the reaction we can find units of K which is the rate constant। तो बच्चों इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और जो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वीडियो होगी दैट विल बी द फोर्थ वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसके बिना जो पहले 3 लेक्चर हैं वो भी आपने अच्छी तरह से देखने हैं, तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर? सो आई होप कि आपको रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिफरेंस पता चल गया। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।